छठे दौर में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 117 सीटों के लिए मतदान जारी। इस चरण में सुषमा स्वराज, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, ए राजा सहित कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का होगा फैसला। भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से किया नामांकन दाखिल करने से पहले किया रोड शो। वाराणसी की जनता का किया अभिवादन। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, देश में सिर्फ मीडिया की बनाई हुई है मोदी लहर। प्रधानमंत्री ने असम के गुवाहाटी में डाला अपना वोट। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में की रैली। मायावती को राज्य की बदहाली के लिए करार दिया जिम्मेदार। सोनिया गांधी ने गुजरात के वलसाड़ में किया रैली को संबोधित। नरेंद्र मोदी की आज उत्तर बिहार में रैली। विवादित बयान मामले में गिरफ्तारी से बच रहे भाजपा नेता गिरिराज सिंह पटना की स्थानीय अदालत में अंतरिम जमानत याचिका की दायर। अदालत कल याचिका पर करेगी सुनवाई। चुनाव आयोग ने सपा नेता आजम खान को उन पर लगाए प्रतिबंध न मानने के लिए जारी किया नया नोटिस। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और भाजपा नेता विनय कटियार को नरेंद्र मोदी और आजम खान पर दिए विवादित बयान पर जारी किया कारण बताओ नोटिस। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा, लोकपाल की नियुक्ति पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय 5 मई को मामले की सुनवाई के लिए तैयार। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। सबसे पहले लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव के दूसरे सबसे बड़े चरण के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के इस छठे दौर में 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 117 सीटों के लिए मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 12, बिहार की 7, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 10, छत्तीसगढ़ की 7, महाराष्ट्र की 19, तमिलनाडु की सभी 39, राजस्थान की 5, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी की 1-1 और पश्चिम बंगाल और असम की 6-6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान के लिए सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौर में मुलायम सिंह यादव, सलमान खुर्शीद, अमर सिंह और तारिक अनवर जैसे कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इसके साथ ही कुल 543 में से 349 संसदीय सीटों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके साथ ही 9वें दौर के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। लोकसभा के छठे चरण में हो रहे चुनाव के बारे में जानकारी आनी शुरू हो गई है। देश के कई हिस्सों में लोग भारी संख्या में वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल से भारी मतदान की खबर है। ताजा समाचार मिलने तक 2 बजे तक राज्य में 61% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। तमिलनाडु में 3 बजे तक 60% मतदान की खबर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 25%, मध्य प्रदेश में 1 बजे तक 40%, महाराष्ट्र में 11 बजे तक 17%, बिहार में 3 बजे तक 42% और पुडुचेरी में 3 बजे तक 67% और झारखंड में 45% से अधिक मतदान की खबर है। छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक 54% और असम में 3:30 बजे तक 72% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 11 बजे तक 16% मतदान की खबर है। बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत, कमल हासन, आमिर खान, धर्मेंद्र, सनी देओल, सोनम कपूर, खुशबू और अभिनेत्री विद्या बालन ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फिल्म नगरी मुंबई में आज सिने स्टार सुबह से ही उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने देशवासियों से वोट करने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सभी को हिस्सा लेना चाहिए। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे लोकतंत्र का। वैसे तो हमें हमारे लोकतंत्र के साथ हर दिन जुड़े रहना चाहिए, लेकिन ये दिन तो बहुत खास है हम सबके लिए और हर एक हिंदुस्तानी को इसका एक हिस्सा बनना ही चाहिए।
भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वाराणसी पहुंचने के साथ ही सबसे पहले मोदी ने मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में रोड शो के दौरान ही मोदी ने सरदार पटेल, स्वामी विवेकानंद, भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी एक रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। नामांकन से ठीक पहले नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता का उन्होंने अभिवादन किया। उन्होंने कहा उनकी इच्छा है कि वाराणसी आध्यात्मिक राजधानी बने। नरेंद्र मोदी ने कहा बनारस भगवान शंकर और बुद्ध की धरती है और मां गंगे ने मुझे यहां लोगों की सेवा करने के लिए बुलाया है। जहां पर भगवान बुद्ध ने संदेश दिया था वो वाराणसी सारनाथ की धरती, यही भोले बाबा की धरती, यही संकट मोचन की सारी शक्तियां जहां अपरंपार है, वो भूमि, उस भूमि की सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। और मेरा मन कहता है मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा भी नहीं है, माँ गंगा ने बुलाया है और गंगा मुझे आशीर्वाद दे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस बात से इनकार किया कि देश में मोदी की लहर है। उन्होंने कहा ये सिर्फ मीडिया की उपज है। दिसपुर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में अपनी पत्नी गुरशरण कौर के साथ मतदान करने के बाद मनमोहन सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि देश में मोदी की कोई लहर नहीं है। एक सवाल के जवाब में मनमोहन सिंह ने कहा कि कांग्रेस का आधार नहीं खिसका है। बहुमत से जीतने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि 16 मई तक नतीजों का इंतजार कीजिए। उन्होंने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शिरकत करने और मतदान करने की भी अपील की। Modi wave is the creation of the media. I think the country as a whole is swept by any Modi wave. तो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी की कोई लहर नहीं है, सिर्फ मीडिया द्वारा प्रचारित ये लहर है और देश की जनता इससे प्रभावित नहीं होगी। गुवाहाटी में उन्होंने आज मतदान किया और अब रुख करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद अपने संवाददाताओं का। सबसे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? रिकॉर्ड मतदान की खबर मिल रही है, किस तरह के मुद्दे हैं जो जनता के दिमाग में है? जी, अगर बात करें मतदान प्रतिशत की तो लगभग 3:30 बजे तक विदिशा में 52.4%, उज्जैन 46%, मंदसौर 56%, सबसे ज्यादा रतलाम 50%, धार 52%, इंदौर 53%, खारगोन 54%, खंडवा 50% और बैतूल 44%। टोटल अगर देखेंगे तो 50%, 50.13% हुआ है मतदान 3:30 बजे तक। पिछले लोकसभा चुनाव में 51% मतदान हुआ था इंदौर में ऑलरेडी 51% का वो आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। अभी कम से कम 2 घंटे बचे हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं महिलाओं और बुजुर्गों और लोगों की अभी यहाँ पर कतार है, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि निश्चित तौर पर पिछली बार की कंपैरिजन में जबरदस्त मतदान होगा लोकसभा चुनाव के भी तक उसमें। और दूसरे चरणों में, जैसे पिछले चरण में 55% मतदान हुआ था, उससे पहले तकरीबन 64% मतदान हुआ उससे पहले वाले चरण में, उससे भी ज्यादा हम कहीं ना कहीं वो मार्क हासिल करेंगे यहाँ पर इंदौर और मध्य प्रदेश में। मुद्दों की अगर बात करें तो विकास और सुशासन और भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त विकास की बात करती है भाजपा, और किसानों की ओलावृष्टि तथा भ्रष्टाचार, व्यापम के भ्रष्टाचार और दूसरे नगरीय तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को निशाना बनाती है कांग्रेस। जनता जनार्दन को फैसला करना है कि किसकी बातें सही हैं। बहस बहुत हो चुकी, आज चुनाव का दिन है, मतदान का दिन है। जी बिल्कुल, चुनाव का दिन है, मतदान का दिन है और जनता भारी संख्या में अश्विनी आ भी रही है। इस तरह से जो मतदान के आंकड़े, पिछले मतदान के आंकड़े जो अभी समय बाकी है और आप बता रहे हैं कि क्रॉस कर रहे हैं विभिन्न इलाकों में, किस तरह का जनता के द्वारा संकेत है, किस तरह का असर पड़ने की उम्मीद है इस पर जो सियासी समीकरण है वहां के? अगर देखें जिस तरह से जनता का उत्साह है, वो कहीं ना कहीं वो उत्साह प्रदर्शित करता है। उसके अलग अलग निर्णय निकाले जाते हैं, अलग अलग विश्लेषण निकाले जाते हैं, अलग अलग उसके तर्क दोनों राजनीतिक दल देते हैं कि हमारे पक्ष में हो रहा है। जनता बेहद समझदार हो चुकी है। गुप्त मतदान प्रक्रिया है, मंतव्य उनका क्या है, क्या कुछ है, स्पष्ट नहीं होता।
बावजूद इसके महंगाई, भ्रष्टाचार, राज्य स्तर का भ्रष्टाचार और केंद्र के पर लगने वाले कथित भ्रष्टाचार ये लोगों के जहन में है और इसको ध्यान में रख के लोग मतदान कर रहे हैं। युवा वर्ग कहीं ना कहीं रोजगार को भी दिमाग में रखता है। महिलाएं साफ तौर से सुरक्षा को लेकर चिंतित दिखती हैं, वो इसको एक बड़ा मुद्दा बताती हैं, वो उनके लिए बात होती है। अगर यहाँ के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो कई हैवी वेट कैंडिडेट इस बार मैदान में है। सुमित्रा महाजन है, सुषमा स्वराज हैं, कांतिलाल भूरिया हैं, दिलीप भूरिया हैं, मीनाक्षी नटराजन हैं, अरुण यादव हैं और उसके अलावा जो 6 सीटें इससे पहले कांग्रेस के हाथ में थी, इन 10 सीटों में जिन पर मतदान हो रहा, 4 सीटें बीजेपी के पास थी। लिहाजा कांग्रेस के सामने चुनौती उसको बरकरार रखना, बीजेपी की कोशिश है कि हम उसको बढ़ाएं। धार, खंडवा और खरगोन ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए लोग ठीक उसी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ कूद पड़े हैं जैसे अरविंद केजरीवाल आंदोलन से सीधा राजनीति में कूद पड़े थे। ये वहां पर दोनों राजनीतिक दलों के, प्रमुख राजनीतिक दलों के समीकरण को बदल सकते हैं, क्योंकि नर्मदा घाटी और नर्मदा बचाओ आंदोलन कहीं ना कहीं वहां के जनमानस में है। वो मेधा पाटेकर से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने वहां पर अपनी जमीन तैयार की है और उस सामाजिक जमीन का इस्तेमाल अब राजनीतिक तौर से हो रहा है, लेकिन सीधी लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। रमा जी अश्विनी, फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र के मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश। इस वक्त किस तरह से चल रही है मतदान की प्रक्रिया और क्या कुछ प्रतिशत बढ़ता नजर आता है? रमा, मतदान के अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है। सुबह में जिस तरह से जब मतदान शुरू हुआ था तो धीमी गति से लोगों का आना शुरू हुआ था, क्योंकि जो मॉर्निंग वॉक है, मुंबई है, आर्थिक राजधानी कही जाती है, खासकर जो जिस लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम खड़े हैं इसको पौष इलाका माना जाता है, जो नॉर्थ सेंट्रल में इस वक्त हम खड़े हैं। लेकिन अगर आप टर्नआउट की बात करें तो टर्नआउट को लेकर कई फैक्टर सामने आए हैं। अगर हम अभी तक सुबह से अभी तक की बात करें, क्योंकि टर्नआउट को लेके एक जो मिथक ये रहता है कि मिडिल क्लास है वो ज़्यादा बाहर नहीं आते, खासकर मेट्रो सिटीज़ में। खुद चुनाव आयोग के भी अधिकारी ये मान चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि जो अर्बन एपैथी है वो टर्नआउट के लिए जवाबदेही है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर भी है जो सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सुबह में मतदाताओं की पूरी कतार देखी गई, लेकिन इनमें से कई मतदाता ऐसे थे जिनके पास वोटर आई कार्ड था लेकिन उनका नाम जो है वो सूची में नहीं था। कुछ मतदाताओं में इसको लेकर काफ़ी रोष भी था, कुछ ने कॉम्प्रोमाइज़ करके वो चले भी गए। कुछ हम आपको यहाँ के कुछ दृश्य दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि किस तरह से लोग अपनी सूची में नाम तलाश रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका नाम उसमें नहीं मिल पा रहा है, वो फिर दूसरी जगह जा रहे हैं। उनका ये भी आरोप है कि कंप्यूटर, लैपटॉप पे उन्होंने नाम देखा, इंटरनेट पे है, लेकिन उनका नाम जो है वो उनको नहीं मिल पाया। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात भी की। हमारे साथ इस वक्त ऐसी एक महिला है जो वोट डालने से वंचित रह गई सिर्फ इसलिए कि उनका जो नाम था वो मतदाता सूची में नहीं था। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आप बताइए कि आप काफी देर से यहाँ पे खड़ी हैं, आप क्यों नहीं वोट? मैंने तो वोट किया है, लेकिन जो दूसरे जो आए हैं वो लोग निराश होके जाते। वो लोग बोलते क्या फायदा, बोलते 5 साल में एक बार वोट आते और वो भी हम लोग को वोट करने नहीं मिलते, तो इसके लिए वो लोग निराश होके जाते हैं। सो इसके लिए हम लोग थोड़ा हेल्प करते, तो फिर भी वो लोग अपना यहाँ से वहाँ जहाँ तक मतलब उनका ये है वो लोग जाते और बस अपना छोटा मुँह लेके चले जाते, समझ गए? तो रमा, इस तरह से जो सुबह से देखा गया है कि कई ऐसे लोग आए, खासकर एक इसमें दिलचस्प बात मैं रमा आपको बताना चाहूँगा कि सुबह से जो जितने मतदाता हैं इनमें सीनियर सिटीजन में ज़्यादा उत्साह देखा गया, खासकर इस चुनाव को लेकर, जहाँ पे यूथ को लेकर ये कहा जा रहा था कि यूथ ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यूथ की तुलना में सीनियर सिटीजन्स काफ़ी बड़ी संख्या में आए, बुजुर्ग लोग आए, कुछ ऐसे भी थे। जो एक महिला आई थी जो देख नहीं पा रही थी, वो एक असिस्टेंट के साथ, हेल्पर के साथ यहाँ पे आई थी। तो उत्साह है लोगों में, लेकिन टर्नआउट का एक कारण जो है वो मतदाता सूची में ठीक तरह से संशोधन नहीं करना माना जाएगा। जी योगेश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और आइए चलते हैं सीधे जयपुर, जहां मौजूद हैं हमारे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। अगर अभी तक के मत प्रतिशत का वहां पर विभिन्न सीटों पर अगर नजर डाली जाए तो किस तरह का संकेत देखते हैं, किस तरह का संदेश देखते हैं? राजस्थान में दूसरे चरण के लिए 5 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। 1 बजे तक करीब 30% मतदान हो चुका था और आगे भी
लोगों की लाइन लगी हुई है और काफ़ी तेज़ी के साथ में हो रहा है। अलवर में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो जितेंद्र सिंह हैं उनकी साख दाव पर है, तो दौसा के अंदर नमो नारायण मीणा उसी तरीके से परेशानी में फंसे हैं और टोंक के अंदर अजहरुद्दीन अपने आप को यहाँ पर जितवाने के लिए प्रयासरत हैं। लोगों का उत्साह है और लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, तो लगता यह है कि शायद जो शाम तक जब मतदान समाप्त होगा तो 60% का आंकड़ा हम लोग पार कर लेंगे, ऐसा लगता है राजस्थान के अंदर। जी 60% का ये आंकड़ा, सैनी जी क्या लगता है कि जो सियासी समीकरण हैं उन पर क्या कुछ प्रभाव डाल सकता है? और कुल मिला के लग ये रहा है कि राजस्थान में इस बार जो मतदान हुआ है और जिसको लेके काफ़ी ये संभावना थी कि बड़ा टेंशन रहेगा, पुलिस भी काफ़ी लगाई थी प्रशासन ने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाँ, निश्चित रूप से दौसा में जरूर कुछ हुआ है जहाँ पर कि मतदान के वक्त में गाड़ी जला दी गई, फायरिंग भी करनी पड़ी, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ है वैसे ना। तो कुल मिलाकर के मतदान बड़ा शांतिपूर्ण हो रहा है और मतदान समाप्त होने तक ये आंकड़ा जो पिछले बार 50% क्रॉस नहीं कर पाया था, इस बार शायद 60% से ज़्यादा मतदान हो जाएगा। जी सैनी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गुजरात के विकास के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का बड़ा योगदान है। अमूल जैसी सफल योजनाएं हों या गुजरात में सिंचाई का बेहतर प्रबंधन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुजरात के बलसाड़ में उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया और यूपीए के कार्यकाल में हुए विकास कार्य की सराहना की। कांग्रेस की वजह से ही दमन गंगा और उकाई जैसे बंद बने और सिंचाई की दूसरी योजनाएं शुरू हुई जो आज गुजरात में कृषि की बुनियाद है। रोजगार के लिए वापी, अंकलेश्वर और जगाड़िया जैसे पिछड़े इलाकों में गुजरात औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से कई उद्योग लगे। कांग्रेस के समय में ही अमूल जैसी मिल्क डेयरी बनी जिस पर आज पूरा देश गर्व करता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी के धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के हर गांव में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने यूपी की बदहाली के लिए वर्तमान सपा सरकार और पूर्व की बसपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। धौरहरा सीट से कांग्रेस की ओर से युवा सांसद जितेंद्र प्रसाद को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। आपके यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार है, पहले बीएसपी की सरकार थी। आप जानते हो यहाँ पे क्या होता है, सड़कें कैसे बनती हैं, किसको पैसा मिलता है, सीमेंट का क्या होता है। 3-3 महीने की सड़क बनती है, गायब हो जाती है, मगर पैसा हम जरूर भेजते हैं। जब तक आप सबको नहीं जोड़ोगे, जब तक उत्तर प्रदेश एक होकर नहीं खड़ा होगा, यहां पर भैया विकास नहीं आने वाला है। आपत्तिजनक बयान देने के बाद झारखंड और बिहार में गैर जमानती वारंट जारी होने के नवादा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने आज पटना की स्थानीय अदालत में अंतरिम जमानत याचिका दायर की है। अदालत जमानत याचिका पर कल सुनवाई करेगी। आज बिहार और झारखंड पुलिस के संयुक्त दल ने अदालत के आदेश का अनुपालन करते हुए भाजपा नेता गिरिराज सिंह को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर छापेमारी की, लेकिन उनका पता नहीं चला। 18 अप्रैल को बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और नवादा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के पटना हवाई अड्डे पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि देश में जो लोग नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं वे पाकिस्तान परस्त हैं और उनके लिए हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मोदी की कोई लहर नहीं है। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश की जनता सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में नहीं आने देगी। बीजेपी की ना वेव दिखाई दी है, ना आंधी दिखाई दी है और ना ही उनका गुजरात मॉडल उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है। कोई राजनीतिक दल नहीं होगा जिसने धर्म का राजनीतिक तौर से इस्तेमाल किया हो। ये बीजेपी के लोगों ने किया है। उत्तर प्रदेश की जनता सेकुलर सोच की जनता है, भाईचारा के पक्ष वाली जनता है,
मैं समझता हूं ऐसी ताकतें उत्तर प्रदेश में हारेंगी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया है कि लोकपाल की नियुक्ति पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय 5 मई को सुनवाई करने पर राजी हो गया है। सूत्रों के अनुसार पहले यह खबर थी कि सरकार कार्यकाल समाप्त होने से पहले लोकपाल के गठन की प्रक्रिया पूरी करने की इच्छुक है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 27 या 28 अप्रैल को लोकपाल चयन समिति की बैठक बुलाने का इरादा कर रहे हैं। जनवरी में कानून बनने के बाद लोकपाल के गठन की प्रक्रिया अटक गई थी क्योंकि सरकार और विपक्ष के बीच उसके सदस्यों को लेकर टकराव था। और सीधे अब ले चलेंगे आपको झारखंड, जहां पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता अनिल दुबे। अनिल, क्या कुछ जानकारी है मतदान प्रक्रिया के बारे में? कितना मतदान अब तक हो चुका है? यहाँ पे मतदान 4 बजे समाप्त हो चुका है पूरी तरह से, और मतदान की यदि बात करें तो करीब करीब 60% के आसपास मतदान होने की खबर है। हालांकि पुख्ता तौर पे चुनाव आयोग की तरफ से भी कोई इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े हमें चारों लोकसभा क्षेत्र से मिल रहे हैं उसमें कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि भारी मतदान हुआ है। पिछली बार की तुलना में कहीं ज्यादा मतदान यहाँ पे हुआ है, और गाँव ही नहीं शहरों में, कस्बों में, हर जगह लोग भारी मात्रा में निकल के आकर मतदान किया है। जिन्होंने जिस तरह का उत्साह सुबह से देखा गया है, कई जगहों पे तो सुबह 6 बजे से लाइन लगा कर लोगों ने मतदान किया है, कई जगहों पे 7 बजे के पहले से लाइन लगी हुई थी। तो आप करीब जानिए कि 60% से ऊपर ही मतदान हुआ है, नीचे मतदान होने की कोई संभावना नहीं दिखती है। यहाँ पे हर बूथ, जिस बूथ पे हम लोग खड़े हैं उस बूथ में 4 बूथ है, वहाँ पे 4 बूथ पे औसतन जो मतदान हुआ है वो 59% का हुआ है। तो लेकिन अभी भी जो गांव से खबरें आ रही हैं वहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है, गेट बंद किया जा चुका है, लेकिन मतदान जारी है क्योंकि 4 बजे गेट बंद करने का निर्णय लिया था चुनाव आयोग ने। यहाँ पे झारखंड का चूंकि ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहां से कि मतदान कर्मी वापस आने में उनको दिक्कत हो सकती थी, इसलिए 4 बजे का निर्णय लिया गया था कि 4 बजे मतदान समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग अंदर हैं उनको मतदान पूरी तरह से करा के ही निकलेगा। तो एक भारी मात्रा में लोग बाहर निकले हैं और बड़ा मतदान प्रतिशत यहाँ से निकल के सामने आने की उम्मीद की जा रही है। जी, बड़ा मतदान प्रतिशत, लोकतंत्र के प्रति जागृति तो है ही, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे आपको यहाँ पर दिखाई दिए? लंबे समय से आप वहाँ पर कवर कर रहे हैं जिससे कि इतनी बड़ी भारी संख्या में लोगों ने आकर यहाँ पर मतदान किया। देखिए, आज के मतदान के खत्म होने के साथ ही झारखंड की 14 लोकसभा पे मतदान समाप्त हो चुका है। 3 फेज में झारखंड में मतदान हुआ था। पहले फेज में जो है 4 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुए थे, जो कि वहां पे नक्सल प्रभाव जबरदस्त तरीके का था। अगले फेज में 6 लोकसभा में चुनाव हुए थे, वहां पे कुछ इलाकों में नक्सल प्रभाव था, कुछ इलाकों में कम था। लेकिन ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो इसमें नक्सल प्रभाव कहीं ना कहीं कम है और कहीं दूसरे मुद्दे जो है वो हावी हैं। तो पूरे झारखंड की यदि बात करें तो यहाँ पे एक विकास एक बड़ा मुद्दा है। लोकल लेवल की बात करें तो, राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो यहाँ के मतदाताओं ने जो निकल के वोटिंग की है, खासकर जो पहली बार का जो वोटर, जो यूथ वोटर था, उसके दिमाग में केंद्र सरकार, उसको ऐसी सरकार चुनना चाहिए, उसके दिमाग में था कि ऐसी सरकार हम चुनना चाहते हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो, जो कि विकास को बढ़ावा देती हो, जो रोजगार की बात करती हो, जो नौजवानों के हित की बात करती हो। तो एक दोनों ही मुद्दे लोगों के दिमाग में थे, स्थानीय मुद्दे भी थे और दूरगामी जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो भी उनके दिमाग में थे, और दोनों ही मुद्दों पे लोगों ने वोट किए हैं। जैसे कि अभी इस फेज के यदि लोकसभा के इलेक्शन की बात करें तो कहीं ना कहीं धनबाद का इलाका वो एक अलग, वहाँ के कुछ इलाके वहाँ मुद्दे हैं, वहाँ जैसे संथाल परगना का इलाका जो है जहाँ पे कि 3 लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ के मुद्दे अलग हैं, अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन एक उनके जेहन में कहीं ना कहीं एक मुद्दा था, बड़ा मुद्दा था कि भ्रष्टाचार मुक्त और एक ऐसी सरकार जो उनका रोजगार और उनको विकास दे सके। जी, अलग अलग इलाकों के अलग मुद्दे, लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर कि लोगों ने भारी संख्या में निकलकर मतदान किया। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन के अंत में आइए देख लेते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर से। लोकसभा चुनाव के छठे दौर में 11 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 117 सीटों के लिए मतदान जारी। इस चरण में सुषमा स्वराज, मुलायम सिंह यादव, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, ए राजा सहित कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का होगा फैसला। भाजपा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से किया नामांकन दाखिल। नामांकन दाखिल करने से पहले किया रोड शो, वाराणसी की जनता का किया अभिवादन। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, देश में सिर्फ मीडिया की बनाई हुई है मोदी लहर। प्रधानमंत्री ने असम के गुवाहाटी में डाला अपना वोट।
राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में की रैली। मायावती को राज्य की बदहाली के लिए करार दिया जिम्मेदार। सोनिया गांधी ने गुजरात के वलसाड में की रैली को संबोधित किया। नरेंद्र मोदी की आज उत्तर बिहार में रैली। विवादित बयान मामले में गिरफ्तारी से बच रहे भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने पटना के स्थानीय अदालत में अंतरिम जमानत याचिका की दायर। अदालत कल याचिका पर करेगी सुनवाई। चुनाव आयोग ने सपा नेता आजम खान को उन पर लगाए प्रतिबंध न मानने के लिए जारी किया नया नोटिस। चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा और भाजपा नेता विनय कटियार को नरेंद्र मोदी और आजम खान पर दिए विवादित बयान पर जारी किया कारण बताओ नोटिस। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा, लोकपाल की नियुक्ति पर तत्काल कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय 5 मई को मामले की सुनवाई के लिए तैयार। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।